Hello, good morning class 9th student. Today 11 September 2020 on Friday. Online class हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक भाषा अधिगम एंड व्याकरण टाइटल कंपाउंड अथवा समास। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी मैंने उसमें आपको समास चैप्टर प्रारंभ किया था और उसमें समास की डेफिनेशन, समास विग्रह और समास के प्रकार या भेद के विषय में आपको बताया। आज मैं समास के जो भेद हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करूंगा, डेफिनेशन बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। उसमें एक तो आपका अव्ययी भाव समास है और तत्पुरुष समास के भेद हैं। और तत्पुरुष समास के भेद में प्रथम उपभेद है कर्म तत्पुरुष समास। ये आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में मुझे एक्सप्लेन करना है और इसे ही आपको फेयर नोटबुक पर नोट करना है। इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से होगा। अव्ययी भाव समास की परिभाषा पर्याप्त उदाहरणों सहित दीजिए। क्वेश्चन नंबर ये पहला हुआ। दूसरा क्वेश्चन हुआ आपका तत्पुरुष समास की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए और कर्म तत्पुरुष समास को समझा करके लिखिए। ये यहाँ तक ये दो क्वेश्चन बनते हैं। इस हिसाब से आपको दोनों को फेयर नोटबुक पर नोट करना है। अब अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। तो समास के जो भेद बताए हैं मैंने 4 भेद। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास, इसी के अंतर्गत द्विगु समास, नंबर 3 बहुब्रीहि समास और नंबर 4 द्वंद्व समास। तो नंबर 1 पर आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी का आपने पहले भी व्ययी, अव्ययी, अव्यय, व्यय, ये इस प्रकार के शब्द हैं जो आपने व्याकरण में खूब प्रयोग किए हैं। या विकारी, अविकारी, अव्यय, व्यय। देखिए अ माने नहीं, अव्ययी माने व्यय। जो व्यय नहीं होता, जो व्यय नहीं होता। अब क्या व्यय नहीं होता? समास की डेफिनेशन, क्योंकि समास में अब मैं आपको बता दूं, समास में मुख्य रूप से 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। अथवा इसे इस रूप में भी कह सकते हैं पूर्व पद एवं उत्तर पद। उत्तर माने बाद वाला पद और पूर्व माने पहले वाला पद। 2 पद हुए, पूर्व कह लीजिए या प्रथम पद कह लीजिए, उत्तर पद कह लीजिए या अंतिम पद कह लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आवश्यकता है दिमाग में फीड होने की। तो देखिए जरा डेफिनेशन। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो अर्थात उसमें से कुछ व्यय न होता हो, अर्थात एक जैसा रहता हो, उसमें परिवर्तन न होता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान या मुख्य होता है और दूसरा पद गौड़ या सहायक होता है। जो प्रधान पद है, जो पहला पद है, वो उसका अव्यय पद है। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें से किसी प्रकार का कुछ व्यय नहीं होता।
इसके प्रारंभ में अव्यय होने के कारण ही इसे अव्यय भाव समास कहते हैं। पूर्व पद के अव्यय होने से समस्त पद भी अव्ययी हो जाता है। तो मैंने कहा था कि डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गई होगी। अव्ययी, ए माने नहीं, जय माने व्यय या खर्च होना। जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्ययी हो, या जिस समास का पूर्व पद या प्रथम पद या मुख्य पद अव्ययी हो तथा दूसरा पद गौड़ हो या सहायक हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। डिफरेंट उदाहरण है। उदाहरण में एक दिन आता है आजीवन। पहला एग्जाम्पल है आपका आजीवन। आजीवन का मतलब है जीवन भर या जीवन पर्यंत। तो इसका पहला पद क्या है, या पूर्व पद क्या है, या अव्यय पद क्या है, आ। और जो सहायक पद है, जो अंतिम पद है, जो उत्तर पद है, वो है जीवन। आ जो प्रथम पद है वो अव्यय पद है, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। अब इसी के साथ मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने अभी आजीवन बताया, अब दूसरा एग्जाम्पल है आमरण। आमरण में भी देखिए आ आया है, आजीवन में भी आया है। तो आ तो अव्ययी है, और मरण इसका सेकेंड एग्जाम्पल का अंतिम पद है या उत्तर पद है। तो ये पद ऐसे हैं जो प्रथम पद, जिन प्रथम पदों में किसी प्रकार का कोई विकार पैदा नहीं हो रहा, जो जिसका प्रथम पद प्रधान पद होता है, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। पहले वाले में आपका था आपका आजीवन, जीवन था। दूसरे में आमरण, आमरण में अंतिम पद था मरण। तो दोनों का, क्योंकि दोनों में जो अंतिम पद है वो गौड़ पद है, इसलिए इनमें विकार पैदा हुआ है। प्रथम पद दोनों में आ है, इसलिए ये अव्ययी हैं, इसलिए इनमें कोई विकार पैदा नहीं हुआ है। यही प्रथम पद दोनों एग्जाम्पल्स के प्रधान पद हैं, अव्यय पद हैं, इसलिए इसे अव्यय भाव समास के ये एग्जाम्पल हैं। एक करते हैं, आमरण हो गया, आजीवन हो गया, आजन्म। आजन्म का मतलब है जीवन जन्म से लेकर। जन्म, इसमें प्रथम पद है जो प्रधान पद है, जो अव्यय पद है, और जीवन जो है आपका या जन्म जो है आपका वो अंतिम पद है या उत्तर पद है या गौड़ पद है। ये तीन एग्जाम्पल हो गए आपके। आमरण हो गया, आजीवन हो गया, आजन्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल यथा विधि। यथा विधि, विधि के अनुसार। इसमें पहला जो पद है यथा वो अव्यय है, प्रधान पद है, मुख्य पद है, और विधि उत्तर पद है, सहायक पद है या गौड़ पद है। अब इसी से मिलता जुलता ले लेते हैं यथा नियम। नियम के अनुसार, इसमें भी यथा आया है, इससे पहले में भी यथा आया है, जो अव्यय पद है। तो मैं समझता हूं, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं प्रतिवर्ष और प्रतिदिन। दोनों एग्जाम्पल्स में प्रति जो है अव्यय है, अर्थात प्रमुख पद है, मुख्य पद है पहला पद, और प्रतिवर्ष में वर्ष और प्रतिदिन में दिन, ये जो उत्तर पद हैं ये सहायक पद हैं या गौड़ पद हैं। सहायक पद या गौड़ पद या अंतिम पद परिवर्तित हो जाता है, परंतु प्रथम पद अव्यय होने के कारण उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता, इसलिए ये मुख्य पद या प्रधान पद कहलाता है। तो इतने एग्जाम्पल दिए। प्रतिदिन का मतलब है दिन दिन या प्रत्येक दिन। तो ये एग्जाम्पल हुए। अब बात आती है नंबर 2 आता है तत्पुरुष समास। देखिए सबसे पहले आप डेफिनेशन सुनिए। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ या सहायक होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।
समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाता है या विभक्ति छिप जाती है जब दोनों पदों को समास करके लिखते हैं, समाविष्ट करके लिखते हैं। तो जो परसक चिन्ह है, जो विभक्ति चिन्ह है, वो छिप जाता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के निम्नलिखित भेद हैं। अब तत्पुरुष के काइंड ऑफ तत्पुरुष समास, तो ये जस्ट जो है आपका अव्यय भाव समास की जस्ट अपोजिट डेफिनेशन हुई। अव्यय भाव समास में जिस प्रकार से प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। अव्यय भाव समास में अंतिम पद या उत्तर पद गौड़ या सहायक होता है। इसमें आपका अंतिम पद प्रधान पद होता है। तो दोनों की समासों की डेफिनेशन में अंतर है। अब आता है इसी का सर्वप्रथम भेद है कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास की डेफिनेशन है, कर्म तत्पुरुष समास में पूर्व पक्ष में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। कर्म कारक की क्या विभक्ति है? का। ये जो का विभक्ति है उसका लोप होता है और इसका विभक्ति को भी होती है। विभक्ति को भी होती है। मुख्य रूप से तो इसकी विभक्ति को है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। तो विभक्ति का लोप होता है जब समास करते हैं। जब इसका विग्रह करते हैं, दोनों पदों को अलग अलग करते हैं, तो इनके बीच में जो विभक्ति होती है जिस समास की, वो विभक्ति प्रयुक्त होकर के चलती है। उदाहरण के लिए कहते हैं स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, इसका विग्रह समास विग्रह करते हैं तो स्वर्ग को प्राप्त। देखिए स्वर्ग प्रथम पद है, प्राप्त अंतिम पद है, और आपके इसके बीच में इसकी विभक्ति जो को है कर्म कारक की, वो विभक्ति का प्रयोग हो गया समास विग्रह में, स्वर्ग को प्राप्त। इसी प्रकार से आप मरणासन, एग्जाम्पल है मरण को पहुंचा हुआ। मरण को पहुंचा हुआ, ये मरण को जो पहुंचा हुआ मैंने बोला, ये इसका समास विग्रह है। तो जब दोनों पदों को अलग अलग करके विग्रह में लिखेंगे तो मरण और पहुंचा हुआ के बीच में इसकी जो कर्म कारक की जो अपनी विभक्ति है को, इसका प्रयोग करके चलेंगे। समास में विभक्ति लुप्त हो जाती है, छिप जाती है, साइलेंट हो जाती है। इसके बाद में एग्जाम्पल है शरणागत। शरणागत का समास विग्रह है शरण को पहुंचा हुआ। तो पहला पद शरण, दूसरा पद गत। गत का मीनिंग है प्राप्त या पहुंचना। तो दोनों का जब समास विग्रह करेंगे, दोनों प्रथम पद और अंतिम पद के बीच में इसका विभक्ति आ जाएगी, को विभक्ति आएगी, शरण को पहुंचा हुआ। एग्जाम्पल और है ग्रामगत। जैसे शरणागत था वैसे ही ग्रामगत, ग्राम को गत या ग्राम को गया हुआ। तो ये आप इतना आज समझेंगे। आपके यूनिट टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं, उस दृष्टिकोण से पढ़ाया जा रहा है। सभी को यूनिट टेस्ट देने आना है। ये सुमेटिव 1 में इसके नंबर जोड़ेंगे और जो भी आपका ड्यूज है अप्रैल से और अगस्त मास तक का, वो आपको क्लियर करना है, अन्यथा यूनिट टेस्ट नहीं हो पाएगा आपका। जय हिंद, जय भारत।